हेलो एवरीवन। आज हम बंधुआ मजदूर और उनके लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे बंधुआ मजदूर होते कौन है। किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, गरीबी के कारण, बीमारी के कारण जब कोई व्यक्ति किसी धनी व्यक्ति, साहूकार या फिर किसी जमींदार से ऋण ले लेता है और आय के स्रोत न होने के कारण उसको चुका नहीं पाता, तो मजबूरी में उसे अपने आप को या पूरे परिवार को उस साहूकार जिससे कर्जा लिया उसके गिरवी रखना पड़ता है और वो बंधुआ मजदूर बन जाता है। तो इस तरह से बंधुआ मजदूर में दो बातें हुई, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक होगा इसके अंदर ऋणाग्रस्तता। ऋणाग्रस्तता का मतलब सबसे पहले वो कर्जा लेगा, और दूसरी है बलात्म मजदूरी। बलात्म मजदूरी का मतलब है ज़बरदस्ती उससे मजदूरी करवाई जाएगी, उसके बदले में उसे कोई नाम मात्र की मजदूरी दी जाएगी या फिर कुछ नहीं दिया जाएगा। तो बंधुआ मजदूरी में दो बातें महत्वपूर्ण हुई, ऋणाग्रस्तता और बलात्म मजदूरी। अब यह एक सामाजिक समझौता होता है। जो ऋणाग्रस्तता और बल्लात मजदूरी है, ये जो प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया, ये एक समझौते के तहत होती है। जब व्यक्ति मजबूरी में कर्जा लेता है तो उसे एक समझौता करना पड़ता है। ये समझौता होता है ऋणदाता के बीच में और ऋणी के बीच में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऋणदाता का मतलब जिसने कर्जा दिया है वो कोई साहूकार हो सकता है, कोई जमींदार हो सकता है या फिर कोई धनी व्यक्ति हो सकता है। ऋणी व्यक्ति वो होगा जिसने कर्जा लिया है। तो इनके बीच में एक समझौता होता है, और इसी समझौते के तहत जो काम करता है, जो मजदूरी करता है, उसको बंधुआ मजदूर कहा जाएगा। तो ये बंधुआ मजदूरी की प्रथा है, काफ़ी समय से भारत में चली आ रही है। अभी से कानूनी रूप से तो उन्मूलन कर दिया गया है, परंतु वास्तव में ये कुछ रूपों में, परिवर्तित रूपों में आज भी प्रचलित में है, जिसका हम बाद में वर्णन करेंगे। अब सबसे पहले हम इसके लक्षण के बारे में देखते हैं, भी बंधुआ मजदूरी के लक्षण कौन से हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ऋणाग्रस्तता। ऋणाग्रस्तता का मतलब ये होगा, सबसे पहले व्यक्ति है वो ऋण लेता है, कर्जा लेता है। पहली इसकी जो लक्षण या विशेषता है वो ऋणाग्रस्तता है। इसमें व्यक्ति किसी साहूकार से ऋण लेता है और उसको चुका नहीं पाता है। दूसरी विशेषता है बलात् मजदूरी। अब जिस व्यक्ति ने ऋण लिया है, सामाजिक समझौते के तहत उस व्यक्ति से वो ज़बरदस्ती मजदूरी करवाता है। तीसरी विशेषता है समझौते पर आधारित। जो ये बंधुआ मजदूर है, ये एक समझौता होता है ऋणी के बीच में और ऋणदाता के बीच में। उसी के समझौते के अनुसार वो मजदूरी करता है। पहचान के लिए निशानी। इसके अंतर्गत ये होता है भी जिसने जो अपना दास या बंधुआ मजदूर बना रखा है, उसके गले में कोई पट्टा डालना या कोई फिर कान में मोहर डालना, इस तरह से एक निशानी लगा दी जाती है, ताकि दूसरा कोई उसको बंधुआ मजदूर न बना पाए, क्योंकि उसे पता लग जाता है भी ये पहले से किसी का मजदूर है। परिवार का शोषण। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था है, इसमें जो ऋणदाता है वो बंधुआ मजदूर के पूरे परिवार का शोषण करता है, यहाँ तक कि उसके बीवी बच्चों का भी वो शोषण करता है। और जो बंधुआ मजदूर है वो कुछ नहीं कर पाता मजबूरी के कारण। निम्न जाति से संबंधित। जो बंधुआ मजदूर होते हैं वो आमतौर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से होते थे, क्योंकि उनके पास न तो कोई आय के स्रोत थे, न ही उनके पास भूमि थी। अब यहाँ पर जैसा कि हमने बताया, भूमिहीनता। ये बंधुआ मजदूर आमतौर पर भूमिहीन होते हैं, इनके पास खुद की ज़मीन जायदाद नहीं होती, जिससे वो अपना खेती का गुजारा करके, खेती करके अपना आजीविका चला सके। निरक्षर। बंधुआ मजदूर होते हैं ये अशिक्षित होते हैं, अकुशल होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इन्हें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, न इनके पास कोई कौशल होता है जिससे वो कोई अन्य रोजगार कर सके। अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब है इन्हें अपने अधिकारों कर्तव्यों का कोई ज्ञान नहीं है। इसके साथ साथ जब वो कर्जा लेते हैं तो मामूली ब्याज पर लेते हैं, लेकिन उनको अज्ञानता न होने के कारण जो साहूकार है वो बहुत ऊंची रेट पर ब्याज इन पर लगाते रहते हैं और ऋणों से इनको मुक्ति नहीं देते हैं। गरीबी। बंधुआ मजदूर गरीबी का ही प्रतीक है, क्योंकि व्यक्ति के पास जब कोई और दूसरा चारा नहीं होता तो वो ऋण लेता है, और ऋण लेता है उसको समय पर चुका नहीं पाता, और बंधुआ मजदूर उसे बन जाना पड़ता है। अनिश्चित एवं निम्न मजदूरी। इसका तात्पर्य ये है कि जैसे कि हमने ऊपर सामाजिक समझौते का वर्णन जिक्र किया था, तो उनके बीच में एक समझौता होता है। उस समझौते के तहत वो न तो बाज़ार में जो मजदूरी है उसके अनुसार मजदूरी की मांग कर सकता है, उसे या तो मजदूरी दी नहीं जाती, और यदि दी जाती है तो बहुत कम कम मजदूरी दी जाती है बाज़ार रेट से, और इनकी मजदूरी भी निश्चित नहीं है। अनिश्चित काम के घंटे। इनके काम के घंटे भी निश्चित नहीं, जैसे गवर्नमेंट ने 8 घंटे निश्चित कर रखे हैं पर डे।
तो इनके काम के घंटे निश्चित नहीं से 24 घंटे भी काम करवाया जा सकता है। इन्हें किसी तरह की कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है और जिन परिस्थितियों में काम करते हैं वो परिस्थितियाँ भी काम के अनुकूल नहीं होती हैं। काम छीनने का डर, ये इनके पास दूसरा कोई कौशल नहीं होता, तो उन्हें हर समय डर रहता है कि यदि उन्होंने स्वामी का कहा नहीं माना तो उनके काम को छीना जा सकता है, और यदि एक बार उनका काम छिन गया तो दूसरा वो कौन सा काम करेंगे, कौन उन्हें वो दूसरा स्वामी नहीं मिलेगा उन्हें, तो निरंतर उनके काम छीनने का डर बना रहता है। और वस्तु के समान बंधुआ मजदूर होते हैं, ये सामान्यतः देखा गया है कि ये वस्तु के समान होते हैं। जैसे हम वस्तु को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और वस्तु उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, बिल्कुल इसी तरह से जो ये मजदूर है, बंधुआ मजदूर, इनको खरीदा भी जा सकता है और दूसरों को बेचा भी जा सकता है और इन्हें विरोध करने का अधिकार भी नहीं होता है। स्वामी पर निर्भर बंधुआ मजदूर होते हैं, पूर्णतः स्वामी पर निर्भर होते हैं। स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, उसकी प्रत्येक बात को माननी पड़ती है और उन्हें ये भी डर रहता है कि यदि हमने स्वामी का विरोध किया तो हमें काम से भी निकाला जा सकता है। गुलामी, इसका तात्पर्य ये है कि ये गुलाम की तरह होते हैं और यदि कई बार ये खुद को, अपने आप को यदि आज़ाद करना भी चाहें तो भी उन्हें स्वामी के द्वारा मानसिक शारीरिक उत्पीड़न को सहन करना पड़ता है। पारिवारिक दास्ता, पारिवारिक दास्ता का मतलब ये है कि यदि ये, इसमें पूरा परिवार ही गिरवी माना जाता है। यदि एक व्यक्ति आज दास है, वो उसकी डेथ हो जाती है या फिर वो बीमार हो जाता है तो उसके बाद उसके बच्चों को या बीवी को उसका कर्जा उतारने के लिए वहाँ पर काम करना पड़ता है, तो इस आधार पर पूरा परिवार एक दासता के रूप में वहाँ पर सहन करता है। अमानवीय व्यवहार, यहाँ पर जो ये पूरा परिवार है, जो दास है उसका पूरा परिवार है, उसके साथ अमानवीय पशुओं जैसा व्यवहार किया जाता है। बार बार प्रताड़ित करना, मारना, पीटना, गाली देना, इस तरह का व्यवहार इनके साथ किया जाता है। अधिकारों का अभाव, इनके पास किसी तरह के कोई अधिकार नहीं होते हैं, न तो कोई मानवीय अधिकार है, किसी भी तरह के कोई अधिकार नहीं होते। सिर्फ इनके लिए जो इनका स्वामी है वो इनका मालिक है और उनके आदेशों का पालन करना ही उनका कर्तव्य है, इसके अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऋणदाता की संपत्ति, जो ये बंधुआ मजदूर होते हैं, ये आमतौर पर ऋणदाता की संपत्ति समझे जाते हैं, उनकी वस्तु समझे जाते हैं, उन्हीं के अधिकार में रहते हैं और जैसे वो मर्जी उनको जैसे चाहे बेचे, चाहे उनके साथ जैसा व्यवहार करे, वो उन पर कोई ओपोज या विरोध नहीं कर सकते। इसके अलावा इसको हम वंशानुक्रम भी कह सकते हैं। कई बार ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे भी बढ़ते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो आपकी बुक्स में पॉइंट नहीं थे, ये पॉइंट के हिसाब से आपको बताया गया है, इसको करना इसी हिसाब से करना। ओके, थैंक यू, बाय।